गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो हमारा टॉपिक चल रहा था सहज संयोजक बंध का विदलन। हमने देखा कि सहज संयोजक बंध का विदलन दो तरह से होता है, समांश विदलन या समांश विखंडन बोल सकते हैं, जिसमें बंध के दोनों इलेक्ट्रॉन बराबर बराबर मात्रा में बंध के दोनों परमाणुओं को वितरित कर दिए जाते हैं, जिससे मुक्त मूलकों का निर्माण होता है। और उसके बाद हम पढ़ रहे थे विषम अपघटनी विदलन या विषमांश विखंडन। इसमें क्या होगा कि दो परमाणुओं के बीच जो सहसंयोजक बंध है, उस सहसंयोजक बंध के दोनों इलेक्ट्रॉन किसी एक ही परमाणु के ऊपर चले जाते हैं, और जब दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही परमाणु के ऊपर चले जाएंगे तो उस सहसंयोजक बंध के विखंडन से दो तरह की स्पीसीज बनेंगी, दो तरह की प्रजातियां बनेंगी, या फिर कहें दो तरह के आयन बनेंगे। एक बनेगा धन आयन और एक बनेगा ऋण आयन। जैसे कि यहाँ देखिए CH3Br में कार्बन और Br के बीच में एक सहसंयोजक बंध था। सहसंयोजक बंध के निर्माण में दो इलेक्ट्रॉन काम में आते हैं और बंध के दोनों इलेक्ट्रॉन अधिक विद्युत ऋणी Br की तरफ चले जाते हैं। तो जिसके पास इलेक्ट्रॉन जाते हैं वो ऋण आवेशित प्रजाति होती है, जिसे ऋण आयन बोलते हैं, और दूसरी जो प्रजाति होती है वो धनावेशित हो जाती है, जिसे धनायन बोलते हैं। और बात करते हैं कार्ब धनायन की। ये हमने बात करी थी कि जब धनायन में कार्बन के ऊपर वो धनावेश होता है तो फिर उसे कार्ब धनायन बोल देते हैं, जिसकी आकृति कैसी होगी, त्रिकोणीय समतलीय या समतल त्रिकोणीय आकृति होती है। और ये जो कार्बन जिसके ऊपर धनावेश था ये sp2 संकरित होता है, और जो एक असंकृत कक्षक होता है उसका जो लोब है वो ऊपर और नीचे इस तरह से दर्शाते हैं, जिसमें धनावेश दिखाते हैं, यानी कि इसमें इलेक्ट्रॉन क्या है, कमी है, इलेक्ट्रॉनों की कमी है। ये अत्यधिक क्रियाशील होते हैं। और इसमें एक मुख्य बात ये है कि जो कार्ब धनायन होते हैं वो मुख्यतः तीन प्रकार के होते हैं: प्राथमिक कार्ब धनायन, द्वितीयक कार्ब धनायन और तृतीयक कार्ब धनायन। तो जैसे कि हमने मुक्त मूलकों में देखा था कि तीन तरह के होते हैं मुक्त मूलक, ऐसे ही कार्ब धनायन को हम वर्गीकृत कर रहे हैं। प्राथमिक कार्ब धनायन का मतलब है कि जिस कार्बन के ऊपर धनावेश है वो कार्बन केवल एक और अन्य कार्बन से ही जुड़ा है, तो ऐसा कार्बन प्राथमिक कार्बन कहलाएगा। और प्राथमिक कार्बन के ऊपर धनावेश है तो वो क्या कहलाएगा, प्राथमिक कार्ब धनायन। ठीक है, जैसे कि ये है। तो देखिए ये प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक कार्ब धनायनों के स्थायित्व का बढ़ता हुआ क्रम है। सबसे ज़्यादा स्थायी होता है तृतीयक कार्ब धनायन, उसके बाद द्वितीयक कार्ब धनायन, उसके बाद प्राथमिक कार्ब धनायन और फिर मेथिल कार्ब धनायन। तो मेथिल सबसे कम स्थायी है, क्योंकि इसके पास कोई भी ऐसा समूह नहीं है, यानी कि इसके जो कार्बन है, जो धनावेशित कार्बन है, इसके पास कोई भी ऐसा समूह नहीं है जो इसको इलेक्ट्रॉन दे सके। CH3 समूह इलेक्ट्रॉन दाता समूह होता है। तो प्राथमिक कार्ब धनायन में जिस कार्बन के ऊपर धनावेश है उससे एक एल्किल समूह या मेथिल समूह जुड़ा हुआ है। तो ये मेथिल जो समूह होते हैं या एल्किल जो समूह होते हैं ये इलेक्ट्रॉन दाता प्रवृत्ति के होते हैं। इलेक्ट्रॉन दाता प्रवृत्ति के होंगे तो इस धनावेश को कम करने की कोशिश करेंगे। धनावेश कम होता हुआ प्रतीत होगा तो स्थायित्व तो बढ़ेगा उस धनायन का। समझ गए? ये है द्वितीयक कार्ब धनायन। द्वितीयक क्यों बोला? क्योंकि जिस कार्बन पे धनावेश है उस कार्बन से दो अन्य और कार्बन जुड़े हुए हैं। ठीक है, इसलिए ये कार्बन द्वितीयक कार्बन होता है। और द्वितीयक कार्बन के ऊपर ही धनावेश है तो इसलिए ये जो कार्बोकैटायन है या कार्ब धनायन है ये क्या कहलाएगा, द्वितीयक कार्ब धनायन है, जिसे आइसोप्रोपिल कार्ब धनायन भी बोलते हैं, जो इसका नाम है। ये इससे ज़्यादा स्थायी क्यों है? क्योंकि इस कार्बन से दो एल्किल समूह जुड़े हुए हैं जो इलेक्ट्रॉन दाता प्रवृत्ति के होते हैं। तो दो समूह जब इसको इलेक्ट्रॉन देने के लिए तैयार हैं, इसलिए इसके धनावेश को ये कम करने की कोशिश करते हैं और स्थायित्व बढ़ता है। तो अब आप समझ गए होंगे तृतीयक कार्ब धनायन सबसे ज़्यादा स्थायी क्यों है, क्योंकि इसके धनावेश को कम करने के लिए इसके पास तीन एल्किल समूह होते हैं, इसीलिए इसका स्थायित्व भी सबसे ज़्यादा होता है। और तृतीयक क्यों बोलते हैं? क्योंकि इस कार्बन जिस पर धनावेश उपस्थित है
इस कार्बन से 3 एल्किल समूह जुड़े रहते हैं, 3 कार्बन और जुड़े रहते हैं। स्थायित्व का क्रम एग्जाम्स में बहुत बार पूछा जाता है, ये अच्छे से ध्यान में कर लेना। इसके बाद विषमांस विखंडन के द्वारा कार्ब ऋणायन का भी निर्माण होता है। इसकी परिभाषा क्या होगी? किसी बंध के विषमांस विखंडन से ऋणावेशित स्पीसीज जिसमें कार्बन पर ऋणावेश होता है कार्ब ऋणायन कहलाती है। इसे R- से प्रदर्शित किया जाता है। देखिए, हम पहले बात कर चुके हैं कि विषमांस विखंडन से 2 तरह की स्पीसीज बनती हैं, कार्ब धनायन और ऋणायन। और जब वो धनावेश कार्बन पे होता है तो उसे कार्ब धनायन बोल देते हैं, और जब ऋण आवेश कार्बन पे होता है तो उसे कार्ब ऋणायन बोल देते हैं। यही उसी कार्ब ऋणायन की बात कर रहे हैं। और ये जो कार्ब ऋणायन होता है, इसकी आकृति विकृत चतुष्फलकीय होती है तथा जिस कार्बन पर ऋणायन होता है वह sp3 संकृत होता है। हमें पता है कि कार्बन के जो p कक्षक है वो 3 तरह के हैं, तीनों ही संकरण में भाग लेते हैं, px, py और pz। जो p उपकोष होता है उसमें 3 कक्षक होते हैं और तीनों ही कार्बन के तीनों ही p कक्षक उस संकरण में भाग ले रहे हैं, तो संकरण हुआ sp3 संकरण है, तो 4 sp3 संकरित कक्षकों का निर्माण हुआ। एक तो ये है जिसने हाइड्रोजन के s कक्षक के साथ अतिव्यापन करके बंध बना लिया, सहसंयोजक बंध। दूसरा sp3 जो संकरित कक्षक है कार्बन का, वो इस हाइड्रोजन के s कक्षक के साथ अतिव्यापन करके दूसरा सहसंयोजक बंध बना लेता है। और तीसरा इसका sp3 संकरित कक्षक हाइड्रोजन के s कक्षक के साथ अतिव्यापन करके तीसरा सहसंयोजक बंध बना लेता है। लेकिन जो चौथा sp3 संकरित कक्षक है उसको हमने इस तरह से ये लोब के द्वारा दर्शा रखा है, यानी कि ये बंध निर्माण में भाग नहीं लेता, लेकिन इस sp3 संकरित कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, इसलिए इसको इस तरह से दर्शा दिया जाता है। तो देखिए, जब इसकी आकृति देखते हैं तो ये विकृत चतुष्फलक की आकृति की तरह दिखाई देती है, यानी कि चतुष्फलक की आकृति मैंने आपको दिखाई थी क्लास में, वैसी आकृति दिखाई नहीं देगी क्योंकि एक बंध का अभाव है, इसमें एक बंध गायब है। जब इसकी संरचना देखेंगे तो इस लोब को हम नहीं दिखाते हैं, सिर्फ कार्बन के ऊपर 2 इलेक्ट्रॉन दर्शा दिए जाते हैं। लोब इसलिए दिखाया है क्योंकि हमें पता चले कि ये sp3 संकरित कक्षक है। 4 क्यों बनते हैं? जितने कक्षक भाग लेते हैं संकरण में उतने ही संकरित कक्षक बनते हैं। जब संकरण पढ़ेंगे तो इसको डिटेल से हम बात को जानेंगे। तो देखिए, यहाँ 3 p और 1 s कक्षक संकरण में भाग ले रहा है, तो टोटल हो गए 4 परमाणु कक्षक। 4 परमाणु कक्षक आपस में संकरित होते हैं तो 4 ही संकरित कक्षकों का निर्माण होता है, 1, 2, 3 और 4। ऐसी कार्बनिक अभिक्रियाएं जिनमें विषमांस विदलन होता है आयनीय अथवा विषम ध्रुवीय अथवा ध्रुवीय अभिक्रियाएं कहलाती हैं। अब बात करते हैं कार्ब एनायन जो होते हैं। जैसे हमने कार्ब धनायन के लिए देखा था 3 प्रकार के हैं, ऐसे ही कार्ब ऋणायन भी 3 प्रकार के होंगे, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। लेकिन देखिए, स्थायित्व का क्रम इनका उल्टा है, कार्ब धनायन से उल्टा है। यहाँ 3 डिग्री कार्ब ऋणायन जो होता है ये सबसे कम स्थायी है, और फिर स्थायित्व का बढ़ता क्रम है। 3 डिग्री से 2 डिग्री कार्ब ऋणायन स्थायी है, 2 डिग्री से 1 डिग्री कार्ब ऋणायन स्थायी है, और 1 डिग्री से मेथिल कार्ब ऋणायन स्थायी होता है। या ये कहें कि मेथिल कार्ब ऋणायन सबसे ज़्यादा स्थायी होता है। और स्थायित्व का इस क्रम का कारण ये है कि देखिए, कार्बन से कितने एल्किल समूह जुड़े हुए हैं? 3 मेथिल समूह जुड़े हुए हैं। देखिए, मैंने इसको बांध के लिख दिया, संगनित सूत्र है, इसको हम खोल के भी लिख सकते हैं। ये आपको संगनित सूत्र पढ़े थे तो उसमें हमने देखा होगा, इसीलिए मैंने बुक्स में इस तरह से बांध के ही लिखा जाता है। इसको हम अगर खोल कर लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं, इस कार्बन से 3 मेथिल समूह जुड़े हुए हैं, ठीक है ना। इसको इस तरह से लिख सकते हैं। अब देखो, ये जो एल्किल समूह है, एल्किल समूह के रूप में यहाँ मेथिल समूह है, ये इलेक्ट्रॉन दाता प्रवृत्ति का होता है, ये भी इलेक्ट्रॉन दाता प्रवृत्ति का होता है, ये भी इलेक्ट्रॉन दाता प्रवृत्ति का होता है।
तो देखिए इस कार्बन पे पहले से ही ऋणावेश है, ये तो अपने ऋणावेश को ख़त्म करना चाहता है, किसी को दे देना चाहता है, और ये इसके साथ जुड़े पड़ोसी क्या कर रहे हैं, ये इसको और इलेक्ट्रॉन देने की कोशिश कर रहे हैं, इसके ऋणावेश को और बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, तो इसका स्थायित्व और कम हो जाता है। ठीक है ना। जब धनावेश होता है तब तो इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए और इलेक्ट्रॉन देने वाले इसके पास 3 हैं, तब तो इसका स्थायित्व बढ़ता है। लेकिन जब ऋणावेश होता है तब इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए नहीं होते, इसको चाहिए, इसको इलेक्ट्रॉन देने होते हैं किसी को, लेकिन जब इसी को ही कोई इलेक्ट्रॉन देगा तो इसके स्थायित्व में और कमी आएगी, ये ध्यान रखना है। इसीलिए ये क्रम उल्टा हो जाता है। और द्वितीयक में क्या होगा, 2 ही पड़ोसी हैं इलेक्ट्रॉन देने वाले, इसलिए इस पर इलेक्ट्रॉन घनत्व की इसकी बजाय थोड़ी कमी होती है। इसमें एक ही पड़ोसी है और इसमें कोई है ही नहीं, इसलिए सबसे ज़्यादा स्थायी है। तो ये इसके क्रम का कारण था। रासायनिक अभिक्रियाओं में एक नाम आता है क्रियाधार और एक नाम आता है अभिकर्मक। देखिए कोई भी कार्बनिक अभिक्रिया होती है, उसमें जब 2 अणु आपस में अभिक्रिया करते हैं तो हम उस अभिक्रिया की प्रकृति के अनुसार क्रियाधार और अभिकर्मक का निर्धारण करते हैं। फिर भी हम एक सामान्य रूप से इनकी परिभाषा देख लेते हैं कि किसको क्रियाधार बोलें और किसको अभिकर्मक बोलें। तो क्रियाधार तो वो होगा जब कार्बनिक अभिक्रियाओं में वह अणु जिसका कार्बन नया आबंध बनाता है क्रियाधार कहलाता है, तथा वह अणु जो क्रियाधार पर आक्रमण करता है अभिकर्मक कहलाता है। तो एक अभिक्रिया के द्वारा हम इसे समझने की कोशिश करेंगे। देखिए ये है एथीन CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये है ब्रोमीन Br2, और इससे बनने वाला उत्पाद देखिए, यहाँ से एक बंध टूटा है, दोनों ही कार्बन की संयोजकता खाली हुई है और इस कार्बन से और इस कार्बन से दोनों से ही Br परमाणु जुड़ गए हैं। Br अणु के टूटने से 2 Br परमाणु मुक्त हुए जो दोनों ही कार्बन को जुड़ गए। तो देखिए ये जो अणु है एथीन का, इसमें नए बंधों का निर्माण हो रहा है, एक बंध टूटा है लेकिन 2 नए बंधों का निर्माण हो रहा है, इसलिए ये जो अणु होगा क्रियाधार होगा और ये इस पर आक्रमण कर रहा है। ठीक है ना, इसका विघटन हुआ है और विघटन होकर ये इस पर आक्रमण कर रहा है, इसलिए ये क्या होगा, अभिकर्मक होता है। ठीक है ना, इस तरह से हम इसको समझते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ ये अभिकर्मक है और ये क्रियाधार है। तो हमें पता है कि बेंजीन के प्रत्येक कार्बन के पास एक हाइड्रोजन होता है। ठीक है, उस हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित करके CH3 आ गया। देखिए बंद तो जैसे थे वैसे के वैसे ही हैं, इसका मतलब यहाँ पर जो हाइड्रोजन था उसको हटाकर ये CH3 आया है और ये यहाँ का जो हाइड्रोजन हटा है वो इस Cl के साथ जुड़कर HCl बना लिया है। तो इसमें क्रियाधार ये क्यों बोला है, क्योंकि हाइड्रोजन के टूटने से CH3 जुड़ा है, यानी कि नए बंध का निर्माण हुआ है। इस CH3 और C के बीच में ये नया बंध है, पहले तो यहाँ हाइड्रोजन था लेकिन अब CH3 आ गया है, नया बंध का निर्माण हुआ है, इसीलिए ये क्रियाधार होगा, ये वाला ये क्रियाधार होगा और इसने इस पर आक्रमण किया था, इसलिए ये अभिकर्मक होगा। अभिकर्मक फिर 2 तरह के होते हैं, नाभिक स्नेही अभिकर्मक जिन्हें नाभिक रागी अभिकर्मक भी बोलते हैं, और एक होते हैं इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक और इलेक्ट्रॉन रागी अभिकर्मक। क्रियाधार या क्रियाकारक भी बोलते हैं जिसे, पर आक्रमण करने वाला अभिकर्मक 2 तरह का हो सकता है, नाभिक स्नेही और इलेक्ट्रॉन स्नेही। पहले नाभिक स्नेही देखते हैं कि कौन से अभिकर्मक नाभिक स्नेही होते हैं। ये वे परमाणु या परमाणुओं का समूह है जिनमें इलेक्ट्रॉन देने की प्रवृत्ति होती है, अर्थात नाभिक को चाहने वाला समूह नाभिक स्नेही कहलाता है। देखिए नाभिक जो होता है वो धन आवेशित परमाणु को हम कह रहे हैं। नाभिक किसी भी परमाणु का नाभिक में प्रोटॉन होते हैं और प्रोटॉन धनावेशित होता है, इसीलिए ये नाभिक नाम उस परमाणु के लिए बोला जा रहा है क्रियाधार के जिस परमाणु पर क्या होता है, धन आवेश होता है या इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है, ऐसा परमाणु क्रियाधार का नाभिक के नाम से हम बोल रहे हैं उसे। और उस नाभिक को चाहने वाला समूह, यानी कि जो समूह बाहर से आ रहा है वो उस नाभिक पर आक्रमण कर रहा है, तो वो नाभिक को क्यों चाहता है, क्योंकि उसके पास इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है, क्योंकि नाभिक के पास इलेक्ट्रॉनों की कमी है। नाभिक को क्यों चाहेगा, क्योंकि वो अपने इलेक्ट्रॉन उस नाभिक को देना चाहता है, इसलिए नाभिक स्नेही
कैसा होगा? ऋण आवेशित समूह होगा, या फिर ऐसा समूह होगा जिसके पास इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है। इलेक्ट्रॉन युग्म देने वाले जो परमाणु या अणु होते हैं वो लुईस क्षार भी कहलाते हैं। ठीक है, ये 10th क्लास में आपने देखी होगी। और ये लुईस अम्ल और लुईस क्षार पढ़ेंगे, उसमें और डिटेल से इसके बारे में बात करेंगे। ये अणु यानी कि नाभिक स्नेही या आयन उस बिंदु पर आक्रमण करते हैं जहाँ पर इलेक्ट्रॉन घनत्व कम होता है। जैसे कि मैंने बताया, जिस परमाणु पर इलेक्ट्रॉन घनत्व कम होता है उसे हम नाभिक से बोल रहे हैं, और ये नाभिक स्नेही उसी परमाणु पर आक्रमण करते हैं। जैसे कि ऋणावेशित समूह, ये सभी नाभिक स्नेही हैं, जिनके ऊपर ऋणावेश होगा वो सभी नाभिक स्नेही अभिकर्मक कहलाएंगे। लेकिन कुछ ऐसे समूह भी होते हैं जो उदासीन होते हैं, फिर भी नाभिक स्नेही कहलाते हैं। कारण है कि उनका जो केंद्रीय परमाणु होता है उसके ऊपर एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म होता है, यानी कि ऐसे इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं जो बंधन में तो भाग नहीं लेते, लेकिन उस परमाणु के ऊपर उपस्थित पाए जाते हैं बाह्यतम कोश में। ऐसे इलेक्ट्रॉनों का युग्म क्या कहलाता है? एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म। जैसे नाइट्रोजन पर एक एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म होता है, इसलिए NH3 अणु नाभिक स्नेही की तरह व्यवहार करेगा। यह है एमीन RNH2, इसमें भी नाइट्रोजन केंद्रीय परमाणु है जिस पर एक एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म उपस्थित है, इसलिए एमीन अणु चाहे प्राथमिक हो, चाहे द्वितीयक हो, चाहे तृतीयक हो, मैंने एक लिखा है प्राथमिक वाला, द्वितीयक और तृतीयक भी नाभिक स्नेही अणु ही होते हैं। जल का अणु जिसमें ऑक्सीजन केंद्रीय परमाणु होता है, ऑक्सीजन पर 2 एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म होते हैं, तो ये आसानी से किसी भी इलेक्ट्रॉन की कमी वाले परमाणु या धन आवेशित परमाणु के साथ आसानी से जुड़ सकता है। जैसे H2O H+ के साथ क्रिया करके H3O+ आयन का निर्माण करता है, क्योंकि ऑक्सीजन अपने एक लोन पेयर को H+ को दे देता है। तो ये H2O भी नाभिक स्नेही अभिकर्मक की तरह व्यवहार करता है। R2O का मतलब है कि ये ईथर है, ऑक्सीजन के दोनों तरफ 2 R जुड़े हुए हैं, इसको शॉर्ट में लिख दिया है R2O, यानी कि ये इस तरह से है, ROR है, इसको हमने क्या लिख दिया है? R2O, यानी कि ऑक्सीजन के ऊपर 2 लोन पेयर होते हैं, यही केंद्रीय परमाणु है, और ये भी आसानी से किसी को इलेक्ट्रॉन दे सकता है, यानी कि नाभिक स्नेही है। ऐसे ही हाइड्रोजन सल्फाइड में जो सल्फर होता है उसके ऊपर 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। तो ये थे नाभिक स्नेही अभिकर्मक। और अब आप समझ गए होंगे कि इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक वो होंगे जो इलेक्ट्रॉन को चाहते हैं। क्रियाधार का वो परमाणु या समूह जिस पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है, ये समूह उसी पर आक्रमण करते हैं, इलेक्ट्रॉन को चाहने वाले। ये वे परमाणु या परमाणुओं के समूह हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन आकर्षित करने की प्रवृत्ति होती है, अर्थात इलेक्ट्रॉन चाहने वाला समूह इलेक्ट्रॉन स्नेही कहलाता है। ये इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करते हैं, इसलिए ये लुईस अम्ल हैं। ऐसे समूह या परमाणु जो इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करते हैं लुईस अम्ल कहलाते हैं। ये अणु या आयन के उस बिंदु पर आक्रमण करते हैं जहां इलेक्ट्रॉन घनत्व अधिक होता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन स्नेही हमेशा वहां आक्रमण करेगा जहां पर इलेक्ट्रॉन घनत्व क्या होगा? ज़्यादा होगा, या इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे। इसका मतलब ये जो इलेक्ट्रॉन स्नेही होते हैं ये खुद कैसे होते हैं? धन आवेशित होंगे, या इलेक्ट्रॉनों की इनके पास कमी होगी। तो जितनी भी धन आवेशित प्रजातियां हैं या समूह हैं या आयन्स हैं वो सभी इलेक्ट्रॉन स्नेही में होंगे। ध्यान में रखने वाली बात यह है कि उदासीन अणु कौन से होंगे जो इलेक्ट्रॉन स्नेही की तरह व्यवहार करते हैं। एक तो ये जिनके केंद्रीय परमाणु पर अपूर्ण अष्टक होता है। केंद्रीय परमाणु जैसे एक कार्बिन है, इसमें ये कार्बन के केंद्रीय परमाणु पर सिर्फ 6 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। कार्बिन के केंद्रीय परमाणु कार्बन पर 6 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए अष्टक पूर्ण होने के लिए 2 इलेक्ट्रॉनों की और ज़रूरत होती है, इसलिए ये इलेक्ट्रॉन स्नेही की तरह व्यवहार करता है। ऐसे ही BF3 में बोरॉन के पास केंद्रीय परमाणु में के रूप में बोरॉन है, तो इसके पास भी 2 इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है। AlCl3 का भी अष्टक अपूर्ण होता है। ZnCl2 में Zn का अष्टक अपूर्ण होता है। RMgX ये ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक होता है, आगे बात करेंगे जब रासायनिक अभिक्रियाओं की बात आएगी। ये ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक होता है और इसमें मैग्नीशियम के पास भी इलेक्ट्रॉनों की कमी रहती है, अष्टक पूरा नहीं होता। या फिर ऐसे समूह
जिनके केंद्रीय परमाणु का डी कक्षक वो है रिक्त रहता है। जैसे FeCl3, ये तीनों ही महत्वपूर्ण एग्जाम्पल हैं। कारण है कि इनकी इलेक्ट्रॉन सनेही होने की वजह है कि इनका जो केंद्रीय परमाणु है उसका अष्टक अपूर्ण होता है। तो केंद्रीय परमाणु का जो डी कक्षक है वो इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर सकता है, किसी ऐसे परमाणु या समूह पर आक्रमण कर सकता है जिसके पास इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है। ठीक है, अगले वीडियो में बात करेंगे कार्बनिक अभिक्रियाओं में इलेक्ट्रॉनों का संचलन कैसे होता है।